कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद दिस साइड। दोस्तों, मैं आज आपके सामने काफी दिनों के बाद इस YouTube चैनल में आया हूं और मैं आज आपसे मन की बात ये करना चाहता हूं कि CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस के भी हमने सभी रिकॉर्डिंग्स कंप्लीट कर दी हैं और धीरे धीरे हम YouTube में डालेंगे और आपको पेन ड्राइव्स और गूगल ड्राइव्स और अलग अलग तरह से मोड से हम आपको क्लासेस देना स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब इंतजार की घड़ियां दूर हो चुकी, न्यू सिलेबस की तैयारी है बेटे। ओल्ड सिलेबस दिसंबर 2019 का लास्ट अटेम्प्ट है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो आप सभी एक तो अपना रजिस्टर ओपन कर ले बेटे। कंपनी अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल, बेटे जो सब्जेक्ट है इसका नाम कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन है। अगर आप न्यू स्टडी मटेरियल देखें, क्योंकि पहले सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते थे, आजकल उन्होंने एमसीक्यूज कर दिए हैं और एमसीक्यू के बाद उन्होंने एक नया स्टडी मटेरियल निकाला है। 80-90% वही है, बट थोड़ा सा चेंजेस हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप न्यू स्टडी मटेरियल अपने सामने रखें, जिसमें उन्होंने लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पेपर्स भी रखे हैं। तो दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आप सबको CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस ग्रुप 2 कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में आपको मैं आपकी नदी, आपको ज्ञान की गंगा के बारे में बताऊंगा। लेकिन वो तभी बेनिफिट होगा जब आप अपना रजिस्टर ओपन करेंगे, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। ऐसा नहीं कि बाकी चैनल्स में बोलते हैं और आप देखते हैं, लेकिन बेटे ये हम आपके साथ कस्टमाइज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो निकालिए दोस्तों रजिस्टर, और रजिस्टर भी बड़ा होना चाहिए, बिट्टू का होना चाहिए, मोटा रजिस्टर होना चाहिए। और आपके सामने मैंने एक बार पेपर का नाम दोबारा लिख दिया, CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस ग्रुप 2 कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बेटे एक्चुअली में ये दो पेपर हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 60 मार्क्स का है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन 40 मार्क्स का है। बेटे 60-40, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को उन्होंने 60-40 में डिवाइड किया, बिल्कुल उसी तरह से बेटे, बिल्कुल उसी तरह से कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को दे हैव डिवाइडेड इनटू 60 and 40। और आपको मैं बता दूं कि ये सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहा है। बेटा मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का मतलब है इसमें 3-4 ऑप्शंस हो सकती हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपको ऑप्शंस दिए होंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन देखनी है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग। बेटे कुछ भी आ सकता है। और एक बात मैं बताऊं, एक्चुअली में जब किसी भी पेपर में, इंटरनेशनली तो हर पेपर में बेटे, जो पेपर आप देंगे CPA CFA सब में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, एक बात समझ लीजिए, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी एक छोटी सी बात को पकड़कर आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे और आपके तुक्के नहीं चलेंगे, आपके जुगाड़ नहीं चलेंगे जो अभी तक चलते आए। बेटे आपको टू द पॉइंट, आर या पार, बेटे बस इस तरह से कहानी चलेगी। इसका मतलब आपको पहले बेसिक कंसेप्ट करने हैं, उसके बाद उसके ऊपर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि वो कंसेप्ट्स तभी क्लियर होंगे। तो जब आपके सामने बेसिक कंसेप्ट, थ्योरी के क्वेश्चंस, कंसेप्ट क्लियर होंगे और आप उसके ऊपर प्रैक्टिकल और सब्जेक्टिव टाइप करेंगे, इन दोनों के बाद ही एक गंगा निकलेगी बेटे, उसका नाम है, वहीं से आपके जो कंसेप्ट क्लियर होंगे तब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो बेटे हमने इस सब्जेक्ट में, जैसे कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है, मैंने पहली बात तो उसको डिवाइड कर दिया है। 60 मार्क्स का पेपर मैं अलग से ले रहा हूँ, 40 मार्क्स का अलग से ले रहा हूँ। तो पहले मैं आज बात करूंगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। बेटे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में मैंने 2 बुक्स प्रिपेयर की हैं। एक तो थ्योरी एंड कंसेप्ट की बनाई है बेटे, जिसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हैं, थ्योरी भी है, कंसेप्ट भी हैं। बेटे वो करना कंपल्सरी है। और एक बुकलेट बनाई है ऑब्जेक्टिव टाइप, और इस दुनिया में, इस इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, हमने उनको कंसेप्ट्स में डिवाइड किया है, कंसेप्ट्स में डिवाइड किया है। मतलब मैं भी आपको सब बताऊंगा। आइए मैं इन सभी बातों को धीरे धीरे बताऊंगा। बेटे आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपकी जीत मेरी जीत है। बस आपको जो मैं कहूँ वो लिखते रहिए, वो करते रहिए। तो देखिए जी 60 मार्क्स की बात कर रहे हैं और 40 मार्क्स की बात कर रहे हैं। अब आ जाइए, अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने मन की बात करूंगा कि मन से मन की बात, कैसे पेपर देंगे, क्या करेंगे।
वो आपने मेरी एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने शाहरुख खान की बातें की हैं। तो बेटे अगर आप सिलेबस देखें तो मैं आप ही के इंस्टीट्यूट का सिलेबस आप ही के सामने निकाल रहा हूँ। आप देखें, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 60 मार्क्स का है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेटे 12 स्टडी मटेरियल्स हैं, 12 चैप्टर्स हैं और बड़े प्यार से डिफाइन किए, बड़े प्यार से डिजाइन किए हैं। आने वाले दिनों में मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस ग्रुप 2 का जो ग्रुप है बेटे, ये एक्चुअली में बड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। स्टूडेंट्स इसमें जनरली पास कुछ रेट से इनको डिफिकल्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि बेटे सब्जेक्ट दो नहीं, एक नहीं है, ये दो सब्जेक्ट है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक अलग सब्जेक्ट है, अब उसके आपने को थ्योरी भी समझनी है, सब्जेक्टिव भी समझना है, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप करना है, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आइए तो धीरे धीरे हम चलते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये आपके स्टडी मटेरियल की बातें कुछ दिखेंगी। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहला चैप्टर है बेटे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपने सीएस फाउंडेशन में किया है, अब कुछ स्टूडेंट्स बीकॉम से डायरेक्टली आ जाते हैं या आपने 11th-12th में किया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंट्स क्या होते हैं बेटे, लेजर क्या होते हैं, जर्नल्स क्या होते हैं, कैश बुक क्या होती है, सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, अकाउंटिंग असम्पशंस क्या होती हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको कहूंगा हैरान हो जाएंगे, पूरी की पूरी 11th क्लास की अकाउंट शुरू के जो 4-5-6 चैप्टर्स हैं बेसिक कंसेप्ट्स के, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, लेजर प्रिपरेशन, ट्रायल बैलेंस, बेटे वहां तक इन्होंने आपके चैप्टर 1 में दे दिया है। दूसरा है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, क्योंकि पेपर का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, तो सेकंड चैप्टर से इन्होंने अकाउंटिंग की बातें शुरू कर दी कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या होती है। जैसे जैसे इसमें रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड बाय कंपनी, कौन कौन से रिकॉर्ड्स एक कंपनी को मेंटेन करने पड़ेंगे, ये सारी बातें इस चैप्टर में आएंगी। फिर थर्ड, बिकॉज एक कंपनी शेयर्स इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है, तो थर्ड चैप्टर देखिए लिखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। फोर्थ चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स। तो पहला चैप्टर हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा हो गया कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, थर्ड है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अगर शेयर आप इशू करते हैं किसी भी तरह के शेयर्स, उनकी एंट्रीज क्या होंगी, फोर फीचर क्या होता है, री इशू क्या होता है, बायबैक क्या होता है, ये सारी बातें बेटे, बोनस शेयर्स क्या होता है, ईसॉप्स क्या होता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। तो थर्ड और सिक्स्थ हमारे यहाँ, फोर्थ चैप्टर अगर आप देखिए तो अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स है। तो बेटे 4 समझ आ गए, टोटल 12 है बेटे, टोटल 12 है। लास्ट के जो 3 हैं मतलब 10, 11, 12 वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर है, उनकी अथॉरिटीज के ऊपर है, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स, बेटे शेयर कैपिटल में हम तो बेसिक शेयर कैपिटल करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो एक कॉर्पोरेट एंटिटी इशू करती है, जैसे इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप्स, नहाने का साबुन, इंप्लॉइज के नहाने का साबुन, ईसॉप्स, बायबैक बायबैक बायबैक, बड़ा ब्रदर, बिग ब्रदर, हम अपने शेयर्स को वापस ले सकते हैं और एक कॉर्पोरेट एंटिटी वापस ले सकती है। इसलिए बेटे ये आया रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स में विद डिफरेंशियल राइट्स। आपको पता है शेयर्स आजकल हमारी इंडिया में विद डिफरेंशियल राइट्स हैं, अंडरराइटिंग विद डिबेंचर्स। बेटा ऊपर भी अंडरराइटिंग था चैप्टर नंबर 2 में, लेकिन वहां पे था अंडरराइटिंग विद शेयर्स, यहाँ पर अंडरराइटिंग विद डिबेंचर्स, रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंटरप्रिटेशंस। बेटे ये सबसे इंपॉर्टेंट है 6 पॉइंट, जो पहले नहीं था। बेटे आप एक चार्टर्ड सेक्रेटरी बनने वाले हैं, एक कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हैं, आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें सिग्नेचर करने पड़ेंगे, तो आपको उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन सारी आनी चाहिए। जैसे प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, बेटे प्रिपेयर कैसे करते हैं, शेड्यूल कौन सा है, कंपनी एक्ट 2013 में क्या फॉर्मेट है, कैसे फॉलो करेंगे, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेटे क्वार्टरली बनानी पड़ती हैं, हाफ ईयरली बनानी पड़ती हैं, एनुअल बनानी पड़ती हैं, एलओडीआर लिस्टिंग एग्रीमेंट्स, बेटे वो सारा बताना पड़ेगा, रेगुलेशंस, लिस्टिंग रेगुलेशंस, डेप्रिसिएशन क्या होती है, उसकी प्रोविजंस कैसे मेंटेन करते हैं, उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, मैनेजरियल रेम्युनरेशन, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी बेटे मैनेजर्स हैं। एक रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस जियो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने अंबानी को, अपने मुकेश अंबानी को कितनी रेम्युनरेशन दे सकती है, दैट इज कवर्ड इन मैनेजरियल रेम्युनरेशन। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, सीएसआर,
CSR एंड वेरियस डिस्क्लोजर्स LODR, ये बेटे हम 6 चैप्टर में करने वाले हैं। मोस्ट प्रॉब्ली हम कंपनी लॉ और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग दोनों ऐड करेंगे और बेटे बादाम रोगन बनाकर मैं आपको खिलाऊंगा। फिर आ गया 7th चैप्टर जो आपने बीकॉम में किया हुआ है, अगर आप बीकॉम से आए हुए हैं या कर रहे हैं, कंसोलिडेशन। बेटे होल्डिंग कंपनी होती है, एक बड़ी कंपनी होती है, एक पेरेंट कंपनी होती है, एक पापा होती है, एक छोटी कंपनी होती है। बड़ी छोटी को पकड़ती है बेटे, उसको होल्ड करती है। जैसे हिंदुस्तान लीवर एक 100% सब्सिडरी है बेटे, मेन कंपनी तो यूनिलीवर है अमेरिका में। तो यूनिलीवर ने ऑस्ट्रेलियन लीवर बनाई, हिंदुस्तान लीवर बनाई, पाकिस्तान लीवर बनाई, नेपाली लीवर बनाई, लेकिन ये सारी 100% सब्सिडरीज है। तो बेटे आफ्टर 12 मंथ्स इस कंपनी को इन सभी की अकाउंट्स को मेल कंसोलिडेट करना पड़ता है। तो ये कंसोलिडेशन है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आजकल बेटे नया जमाना आ गया, आपको नई नई चीजें और इन्वेंट करके आपको बतानी पड़ेगी। मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, नेट वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, ईवीए निकालना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। तो बेटे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और बेटे 9th चैप्टर जो जो नया ऐड हुआ है, पहले ओल्ड सिलेबस में नहीं था, क्योंकि पहले वाले जो मैंने 8 तक किए ओल्ड में भी थे, लेकिन ये 9th जो चैप्टर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो बेटे ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एक नया चैप्टर है जो हमें करना है। हम देखेंगे कौन से मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड क्या है, इनडायरेक्ट मेथड क्या है, और लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेटे 10, 11 और 12 अगर आप ध्यान से देखें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बातें हो रही हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, इंड एएस क्या है, IAS क्या है, IFRS क्या है, और कौन सी अथॉरिटीज हैं जो इनको बनाती हैं। ठीक है, मैं अभी नीचे चल रहा हूँ दोस्तों। पहले मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी नहीं कर रहा, अभी नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात आज स्टार्ट करनी है। तो मैं आपको थोड़ा सा आज हल्का सा ब्रीफ आइडिया ये देने वाला हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। 3 घंटे का पेपर है, और 3 घंटे का मतलब 180 मिनट, 180 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। 180 मिनट का मतलब है, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे आपसे वो बेसिकली कम से कम 150 क्वेश्चन तो पूछने ही वाले हैं। 150 क्वेश्चन तो बेटे पूछेंगे। बेटे बेटे 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन तो करोगे, 180 मिनट मिल रहे हैं आपको, तो 180 क्वेश्चन भी दे सकते हैं। पहली बार पेपर होने वाला है बेटे दिसंबर 2019 में, और आपको 150 क्वेश्चन भी दे सकते हैं। मुझे लगता है इससे कम तो नहीं देने चाहिए, या तो 1 मिनट एक क्वेश्चन में या 1.5 मिनट एक क्वेश्चन में। हाँ ज्यादा दयालु हो जाए तो 120 दे सकते हैं, लेकिन 120, 150 या 180 में से ही क्वेश्चन आने हैं। अब आप समझ लीजिए आपके पास समय वहां कम होगा। अगर आपको लॉजिक कंसेप्ट नहीं पता तो वो क्वेश्चन होने वाला ही नहीं है, क्योंकि जुगाड़ तो चलेगा नहीं। तो बेटे एक तरह का ऑब्जेक्टिव टाइप करके इन्होंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को डिफिकल्ट कर दिया है। लेकिन घबराना नहीं है बेटे। बेटे जो 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 तूफान जिसको गिरा दे उसे जहाज कहते हैं, और जो टक्कर ले तूफान से उसे इंसान कहते हैं। बेटे आप इंसान हो, हिम्मत करोगे तो सब काम होगा। आइए मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि लेसन 1 जो आपका है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आप देखिए आप हैरान हो जाएंगे कि पूरी 11th क्लास की फाइनेंशियल अकाउंटिंग उन्होंने डाली थी। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का मतलब फायदा क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, हम क्यों करते हैं, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग साइकिल क्या है, 12 महीने की साइकिल ही क्यों है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। बेटे डबल एंट्री सिस्टम क्या है, मेरे को पता है आप में से कुछ बच्चे करके आए हुए हैं फाउंडेशन में या बीकॉम में, बट स्टिल बिकॉज उन्होंने इंक्लूड किया तो उसका मतलब कहीं ना कहीं वो कुछ आपसे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Features of double entry system, advantages of double entry system, limitations of double entry system। देखिए डबल एंट्री के पीछे पड़ गए हाथ धोकर। डबल एंट्री सिस्टम फीचर्स बताइए, एडवांटेजेस बताइए, लिमिटेशंस बताइए। कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंट बेटे डेबिट, क्रेडिट, डेबरी एंड क्रेडरी, ये आए कहां से थे, इसका लॉजिक आपको मैं क्लियर कराऊंगा। फिर अकाउंट्स, फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, फिर अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है, पहले जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, पहले क्लासिफाई कैसे करते हैं, फिर रिकॉर्ड कैसे करते हैं, फिर उसकी समरी कैसे बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। मुझे मालूम है आप में से कुछ बच्चों को पता है, लेकिन स्टिल मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं आपको ऐसी नई नई बातें बताऊंगा जो आपको पहले से वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। यकीन है, दावा इस बात का करता हूँ। इसलिए अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत आता है बेटे ध्यान से सुनना है,
और जिनको नहीं आता उनको सुनना भी और लिखना भी है। आइए मैं एक्सप्लेनेशन ऑफ जर्नल, एडवांटेजेस ऑफ जर्नल, देखिए मैं आपको ये पहला ये बताना चाहता हूँ कि 11th क्लास की पूरी अकाउंट्स उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी कि भाई अकाउंट्स क्या होता है, जर्नल क्या होता है, बुक्स क्या होती है, सब्सिडीज क्या होती है, अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस तक आपको प्रिपेयर करना है। तो घबराने की बात है ही नहीं दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ में हम कभी भी कुछ भी करते हैं तो एक बात हमें समझनी है, बेटे बेटे अकाउंट्स, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को अगर हम प्रैक्टिकल की तरह से नहीं करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। जैसे आपको तैरना सीखना हो, स्विमिंग सीखनी हो, और आप स्विमिंग की हजारों किताबें बन चुकी हैं इस दुनिया में, आप स्विमिंग को क्या करें, उसकी किताब पढ़नी शुरू कर दें। 100 पेज की एक किताब, दूसरी किताब 200 पेज की होगी, तीसरी किताब शायद 400 पेज की भी हो सकती है। आप सारी किताबें पढ़ लें स्विमिंग की, और आप स्विमिंग पूल में कूद जाएं स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर, तो क्या लगता है आप तैरना सीख जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बेटे, बिल्कुल तैरना नहीं सीखेंगे, आप डूब जाएंगे। आप ये बताइए, जब आप बहुत छोटे थे और जब आपने साइकिल सीखनी थी तो क्या आपने साइकिल चलाने की किताबें पढ़ी थी, या साइकिल में बैठ गए थे और फिर कुछ गिरे, फिर खड़े हुए, फिर गिरे, फिर खड़े हुए, और एक दिन आपके पेरेंट्स ने कहा कि मैंने कैरियर पकड़ा हुआ है, आवाजें मार रहे थे लेकिन उन्होंने पकड़ा नहीं था, और आपने पीछे गर्दन देखी तो कोई भी नहीं था, और आपको लगा वो कॉन्फिडेंस आ गया। तो बेटे इन सब बातों के पीछे, अगर कार सीखनी है, अगर आपको बाईसाइकिल सीखनी है, साइकिल सीखनी है, कुछ भी प्रैक्टिकल सीखना है, तो आपको पहले प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल नहीं होगा तो घबराना नहीं है, उसके लॉजिक समझने, कंसेप्ट समझने। बेटे एक बार आप स्विमिंग पूल में घुस जाओगे, कम गहराई वाले पानी में, कह रहा हूं कम गहराई वाले पानी में, हाथ को मारना शुरू करोगे, हाथ आगे मारोगे, हाथ पीछे मारोगे, कभी पानी मुंह में जाएगा, कभी पानी नाक में जाएगा। मैं तो कहता हूं जहां जाता है पानी उसको जाने दो, आप अपने हाथ पांव मारते रहो। इसका मतलब आप पहले प्रैक्टिकल करोगे। हाँ, एक बार आप स्विमिंग पूल में गए, फिर 2 बार, 5-6 बार के बाद आपको काफी हद तक कुछ ना कुछ तो पता चल जाएगा कि सांस की टेक्निक क्या है, हाथ कैसे मारने हैं, फ्लोट कैसे करना है, पांव कैसे मारने हैं। और बेटे उसके बाद आप खुद किताबें लिख दोगे थ्योरी की स्विमिंग के ऊपर। तो इस बात से मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं आप सभी को कि फाइनेंशियल अकाउंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ आएगा, और उसके लॉजिक्स नहीं समझ आएंगे। अब देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अभी अभी आपने देखा स्टार्टिंग से है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, व्हाई, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज द ऑल दैट सब कुछ है। लेकिन मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगा कि अकाउंट्स का एक्चुअली में मीनिंग क्या है। मैं सारी बातें कवर करने वाला हूं, लेकिन मैं उस वे में नहीं करूंगा जिस वे में स्टडी मटेरियल ने दिया है। मतलब मैं पहले ये नहीं बताऊंगा पहले डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग लिखो, फिर अकाउंटिंग प्रोसेस लिखो, फिर ये लिखो, फिर फंक्शंस लिखो, फिर प्रोसेस लिखो, फिर असम्पशन। नहीं, मैं बेटे आपको ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आपको लॉजिक समझ आएंगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो मैं आज के लेक्चर में, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहला चैप्टर है उसका पहला लेक्चर है, आज के लेक्चर में मैं ये कहने जा रहा हूं कि हम कभी भी कोई भी कुछ भी इस दुनिया में करते हैं, जिंदगी में आप कुछ भी करें तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसके पीछे क्या फायदा है, वो चीज हम कर ही क्यों रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग दिस, मैं ऐसा ही क्यों हूं। आपको ये सवाल अपने आप से करना है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, व्हाई 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 व्हाई। इट मींस मैं आपसे पूछने जा रहा हूं व्हाई वी हैव टू डू अकाउंटिंग, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर व्हाई अकाउंटिंग। मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, आप सब मेरे सामने होनहार, देश के होनहार बच्चे बैठे हैं, भावुक आने वाले समय के प्रोफेशनल्स बैठे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, भले आपने अकाउंट्स किया हो या ना किया हो, मेरा सवाल है कि हम अकाउंट्स कर ही क्यों रहे हैं, या इसके क्या एडवांटेजेस हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंट, अकाउंटिंग के क्या एडवांटेजेस आपको लगते हैं। क्योंकि बेटे जब हमें एडवांटेजेस पता होंगे, इंपॉर्टेंस पता होगी, तभी हम आगे उस काम को करेंगे तो जल्दी पूरा होगा।
तब मैं आपको बता पाऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द लेजर्स, व्हाट आर द अकाउंट्स, different types of ledger accounts, different type of journals, different types of subsidiary books, वगैरह 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 वगैरह। तो चलते हैं दोस्तों, आप मुझे लगता है सोच चुके होंगे कि व्हाट इज द मीनिंग और व्हाट आर द एडवांटेजेस और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंट्स। मैंने बुक बनाई है, मैंने जैसे कहा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में मैंने 2 बुक्स बनाई है, एक बुक थ्योरी एंड कंसेप्ट की और एक बुक ऑब्जेक्टिव टाइप की है। मैं पहले थ्योरी एंड कंसेप्ट की बुक अभी दिखा रहा हूँ। मैंने उसमें लिखा है हर चैप्टर को मैंने कंसेप्ट में डिवाइड किया और हर कंसेप्ट को मैंने क्वेश्चन आंसर में डिवाइड किया और हर क्वेश्चन आंसर को मैं लॉजिकली आपको बताने वाला हूं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है जो मेरी बुक का 5th क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, व्हाई, व्हाट इज द नॉट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाई वी आर डूइंग, क्या फायदे हैं, इस को करने के क्या फायदे होंगे अगर मैं अकाउंट्स नहीं करता, अकाउंटिंग नहीं करता, मैं लेजर अकाउंट नहीं बनाता, या मैंने किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने देने हैं ये नहीं लिखता, मेरे कितने एसेट्स हैं, मेरी कितनी लायबिलिटीज हैं, मेरी कैपिटल कितनी है, मैं अगर ये नहीं लिखता तो इससे मुझे क्या नुकसान हो सकता है या क्या फायदा हो सकता है अगर मैं लिखता हूं तो मैं आप सबसे यही बात करने वाला हूं। इसको बोलते हैं एडवांटेजेस, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। भूल जाइए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, भूल जाइए मैनेज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, भूल जाइए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, भूल जाइए कॉस्ट अकाउंटिंग, कुछ नहीं, खाली अकाउंटिंग वर्ड जो पीछे का है मैं उसको पकड़ रहा हूं। अकाउंटिंग 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 अकाउंटिंग। देखिए जी, सबसे पहली बात मैं अगर इसको सिंपल भाषा में आपको बताना चाहूं तो मैं ये कहता हूं कि ये लाला जी हैं, एक लाला जी जिन्होंने अपनी दुकान खोली बनिए की। मैं बड़ी सिंपल भाषा में बताऊंगा, मैं रोजमर्रा के एग्जांपल दूंगा जिससे आप उसको अकाउंट से रिलेट कर पाए और आपको लॉजिकली बात समझ आए। बेटे इन्होंने अपनी एक दुकान खोली, किसने खोली, मैंने खोली नहीं, लाला जी ने खोली। लाला जी कौन, बेटे ये दुकान है क्या, बेटे ये दुकान बनिए की है, इसमें आटा मिलता है, इसमें दाल मिलती है, इसमें सब कुछ मिलता है, खाने रोजमर्रा के जो खाने पीने की चीजें हैं सब मिलती है। बेटे बनिए की दुकान है, आपको पता ही, आप जाते रहते होंगे आपके घर के आसपास भी बनिए की दुकान होगी। तो बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये लाला जी किसी दूसरे स्टेट से आए थे, आज इस स्टेट में इन्होंने अपना नया काम शुरू किया, ये किसी को जानते नहीं अभी। इस मोहल्ले में बड़े सारे लोग रहते हैं, शामू, रामू, काकू, बंटी, बबली सब रहते हैं। इन्होंने नई नई दुकान खोली है और उस मोहल्ले में ये लोग रहते हैं। तो बेटे जब ये इनसे सामान लेने आएंगे, जब ये सामान लेने आएंगे लाला जी से, तो पहली बार तो ये जानते नहीं है, तो लाला जी तो इनको कैश में सामान बेचेंगे, बिल्कुल कैश में बेचेंगे। बेटे आटा किसी को चाहिए, किसी को दाल चाहिए, किसी को चीनी चाहिए, किसी को चाय की पत्ती चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को साबुन चाहिए, किसी को सर्फ चाहिए, किसी को फर्नाइल चाहिए, किसी को झाड़ू चाहिए। तो बेटे ये सब कुछ कैश में बेचेंगे। लेकिन धीरे धीरे बेटे इस मोहल्ले के जो लोग हैं, रामू, शामू, काकू, बंटी, बबली, बेटे ये सब की इस लाला जी से जान पहचान बढ़नी शुरू हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी। और आप ये बताइए 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, महीने के बाद जब ये दोस्ती हो जाएगी, एक दूसरे को जानने लग जाएंगे और लाला जी को पता चल जाएगा कि ये इस घर में रहता है, ये यहाँ रहता है, ये यहाँ रहता है, या ये इसका नेचर क्या है, ये क्या काम करता है, ये क्या, सब आइडिया हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि बेटे इस मोहल्ले के जो लोग हैं, ये जितने भी हैं, मान लेते हैं इनमें से कुछ लोग लाला जी को ये कहते हैं कि लाला जी आज आप ये आटा दे दीजिए, मैं आपको इसके पैसे आज नहीं दे रहा क्योंकि अभी तनख्वाह नहीं मिली और आप तो मुझे जानते हैं लाला जी, इतने दिनों से सामान ले रहा हूं, मेरा घर तो यहाँ पर है लाला जी, आपको मैं अगले हफ्ते ये पैसे दे दूंगा या नेक्स्ट वीक दे दूंगा, 10 डेज के बाद दे दूंगा। अब बेटे आप ये बताइए क्या लाला जी मना करेंगे या कहेंगे ठीक है रामू कोई बात नहीं, तू ले जा। बेटे रिलेशनशिप बन चुकी है, उधार देना पड़ेगा। क्या पता साथ में भी एक बनने की दुकान हो और ये लाला जी अगर उधार में ना दे तो रामू कहीं दूसरी जगह चले जाए, और साथ में लाला जी को पता भी चल गया कि ये कौन रामू कहाँ रहता है, तो इसका मतलब वो ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो चुका है। तो जब ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो चुका है तो लाला जी इसको अपना सामान उधार में देंगे। अब ये बताइए इसी तरह से शामू को, इसी तरह से बंटी को, इसी तरह से बबली को, कोई भी आ सकता है जिसको जानते उधार में दे सकते हैं।
बेटे किससे कितने पैसे लेने हैं, कब लेने हैं, आटा ले गया था तो कितने पैसे, क्या लेके गया था, किस बात के लेने हैं। शुरू शुरू में तो 2-3 कस्टमर्स अगर उधार में लेके जाएंगे तो लाला जी को याद रह सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप सोचिए जब कस्टमर्स बढ़ने लग जाएंगे, वो अलग अलग तारीख पे आएंगे, अलग अलग डेट में आएंगे, अलग अलग सामान लेके जाएंगे, तो क्या लगता है लाला जी को ये सब याद रहेगा या रह सकता है, या क्या लाइफ में पूरी जिंदगी वो याद ही रखते रहेंगे। तो बेटा लाला जी क्या करेंगे, एक पीरियड के बाद एक डायरी बनाएंगे और उस डायरी में सबके एक एक पेज के नाम खोल देंगे, खाते खोल देंगे या पेज बना देंगे, खाता भी छोड़ देंगे कि भाई रामू इस तारीख को आया था, इतना आटा लेके गया था, इतनी दाल लेके गया था, इतनी चीनी लेके गया था, ये उसके पैसे, ये उसने पैसे देने। शामू का पेज, रामू का पेज, बंटी का पेज, बबली का पेज। इसका मतलब कुछ दिनों के बाद जब कस्टमर्स बढ़ जाएंगे तो लाला जी को वो सब कुछ लिखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं बेटे लेना देन, लेन देन। तो बेटे अकाउंट्स का सबसे पहला बेनिफिट कि लाला जी की वो जो मेमोरी है उसको रिप्लेस कर देगा। इट रिप्लेसेस मेमोरी। बेटे ह्यूमन मेमोरी की एक लिमिटेशन है। तो हम अकाउंट्स के बेनिफिट्स देख रहे हैं। इस समय हम इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट कर चुके हैं। आप कमर सीधी करके बैठे हैं, कुछ बच्चे तो झुक के बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे लेट के देख रहे हैं। बेवकूफों को थप्पड़ मारूंगा मैं खींच के। खड़े होकर आराम से बेटे सीट में बैठ के देखो और उसके साथ साथ लिखो। मैं आपको लॉजिक्स बता रहा हूं कि व्हाई अकाउंट्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंट्स। तो पहला एडवांटेज है इट रिप्लेसेस मेमोरी। बेटे दूसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूं, वैसे मैंने ये एडवांटेजेस लिखे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने ये लिखे हैं। बेटे पहला बेनिफिट मैंने लिखा है रिप्लेसेस मेमोरी। तो अगर आप समझदार होंगे तो बुक तो मैं दूंगा ही। बेटे इसको लिख ले, साथ साथ लिख ले। कहते हैं लिखने से, सुनने से, ध्यान से ज्यादा बातें समझ आती हैं। खाली ऐसे मूक दर्शक बैठ के बेटे कम समझ आता है। ढीले पड़ जाएंगे आप, नींद आ जाएगी, रीढ़ आपकी जो बैकबोन है ढीली मुड़ जाएगी। तो बेटे जब आप लिखेंगे ना तो आपका मन कंट्रोल में रहेगा। मेरा मानना है ये, मैं ऐसे ही करता हूँ आज तक। तो पहला एडवांटेज लिखें। बेटे हम इस समय एडवांटेजेस कर रहे हैं। पहला एडवांटेज है जो बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन अभी बुक नहीं देख रहे, रिप्लेसेस मेमोरी। आपकी मेमोरी को रिप्लेस कर देता है अकाउंट्स। दूसरा एडवांटेज, अब आप रिप्लेसिंग मेमोरी में देखिए, रिलायंस जियो की बात करें, हिंदुस्तान लीवर की बात करें, कि मैं कहता हूं लुफ्थांसा एयरवेज की बात करें, ली मेरिडियन होटल की बात करें, आप किसी भी जगह सोचिए कि अगर अकाउंट्स नहीं होंगे तो वो याद रखना पड़ेगा। और अल्टीमेटली अकाउंट्स विल हेल्प इन रिप्लेसिंग द मेमोरी। पहला एडवांटेज। दूसरा, फैसिलिटेट्स एसरटेनिंग प्रॉफिट्स। इसका मतलब अकाउंट्स आपकी मदद करता है प्रॉफिट को निकालने में। अकाउंट्स आपकी हेल्प करता है प्रॉफिट्स को निकालने में। बेटे प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है आप ये बताइए। लाला जी ने दुकान खोली है, बेटे दुकान खोली, उन्होंने पूंजी लगाई, उसमें पैसे लगाए, उसमें रोज सुबह आ जाते थे, रोज शाम तक ये काम करते थे। क्या लगता है लाला जी का मन नहीं करेगा ये बात जानने को कि भाई मैंने कितना पैसा लगाया और आज खर्चा कितना और मेरी आमदनी कितनी हो रही है। How much is the profit I am earning? You know, it is very important for Lala ji to find out that how much is the profit which he is earning from that business. Similarly, आप मुझे बताएं कि आप कभी टेस्ट देते हैं, आपके फर्स्ट टर्मिनल होते थे स्कूल में, सेकंड टर्मिनल, हाफ ईयरली, थर्ड टर्मिनल, एनुअल एग्जामिनेशन। क्या लगता है आपके मन में जागरूकता नहीं थी? Whether you are not curious about how much marks you have got in this subject, how much in this subject, how much in this subject, बेटे क्यूरियोसिटी होती है। अगर आपने अकाउंट्स बनाए होंगे तो आपको पता होगा मैंने कितने पैसे किसको दिए, किससे कितने लेने हैं, मैंने क्या खरीदा, कितने का खरीदा, कितने का बेचा, वगैरह वगैरह वगैरह। और आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब अकाउंट्स आपकी प्रॉफिट निकालने में हेल्प करता है। बेटे दूर क्यों जाते हो? आप मुझे बताओ, आप क्रिकेट मैच चल रहा है और स्पेशली वर्ल्ड कप मैच चल रहा है और आप घर में नहीं है, ड्यू टू सम रीजन आप वो मैच नहीं देख पा रहे। आप गर्मी के दिन है, आप घर में घुसते हैं, मम्मी पूछती है बेटा पानी दे दूं, आप उस मम्मी का आंसर नहीं देते। आप कहते मैच में कौन खेल रहा है, कौन आउट हो गया, कितने रन हो गए,
कितनी बॉलें रहती हैं बेटे, आपको अंदर से जिस चीज में आपको इंटरेस्ट होगा आप उसके बारे में जानकारी ढूंढने में अपनी क्यूरियोसिटी दिखाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से जब लाला जी बिजनेस कर रहे हैं, तो लाला जी जब बिजनेस कर रहे हैं तो इस बिजनेस में क्या आया क्या गया, क्या खर्चा हुआ क्या आमदनी हुई, तो बेटे लास्ट में मुनाफा निकालना इंपॉर्टेंट है या नहीं। बेटे उसी मुनाफे को कहते हैं अकाउंट्स हेल्प्स इन असर्टेनिंग प्रॉफिट। तो बेटा सेकंड बेनिफिट लिख लो, अकाउंट्स हेल्प्स इन असर्टेनिंग प्रॉफिट्स। हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैं अभी बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ, मैं स्टडी मटेरियल के हिसाब से नहीं चल रहा, मैं आपको लॉजिक बताऊंगा और सारी चीजें कवर करूंगा, आप उसके टेंशन मत लेना। थर्ड पॉइंट, फैसिलिटेट्स अकाउंट्स फैसिलिटेट्स असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। बेटे अकाउंट्स जो है, आप अकाउंट्स बनाएंगे तो आपको अपनी एसेट्स के बारे में, अपनी कर्ज के बारे में, अपनी कैपिटल के बारे में, अपने प्रॉपर्टीज के बारे में, आपके कितने एसेट्स हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितने मकान हैं, कहां कहां पर हैं, उसमें क्या चल रहा है, उसकी डेप्रिसिएशन, ये सभी कुछ की पोजीशन आपको अपने आप पता चल जाएगी इफ यू प्रिपेयर अकाउंट्स। तो सोचिए अगर आपने अकाउंट्स नहीं बनाए होंगे तो आप ये सारी पोजीशन निकाल ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके कितने एसेट्स हैं, आपकी कितनी रिसोर्सेज हैं, कितनी मशीनरीज हैं, कितनी लैंड है, कितनी बिल्डिंग है, कितना कैश है, कितने, ये सभी चीजों के बारे में अगर आपको देखना है तो बेटे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब अकाउंट्स बनाने का ये भी फायदा है कि आपको आपकी कैपिटल के बारे में, आपको आपकी लायबिलिटीज के बारे में, कर्ज के बारे में, आपको आपके एसेट्स के बारे में सब कुछ पता चल सकता है। तो बेटे मैंने 3 बेनिफिट्स बताए। पहला, मेरे साथ साथ बोलेंगे सभी, इट रिप्लेसेस मेमोरी। अकाउंट्स रिप्लेसेस मेमोरी, अकाउंट्स रिप्लेसेस मेमोरी, अकाउंट्स रिप्लेसेस मेमोरी। इट फैसिलिटेट्स डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, it facilitates determination of profit, it facilitates in getting the financial position of that। थर्ड, 3 तक बता दिए बेटे, बेटे 3 बता दिए, बेटे फोर्थ में आ गया, बेटे फोर्थ, इट हेल्प्स इन कंप्लाइंग विद लीगल रिक्वायरमेंट्स। बेटे आपको पता है आजकल इनकम टैक्स की रिटर्न्स की लास्ट डेट चल रही है और एवरी ईयर यू हैव टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स, आपको जीएसटी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको सब पता ही है। तो बेटे ये रिटर्न्स वगैरह कैसे फाइल करेंगे, इनकम टैक्स कितना है, अगर आप नहीं करते हैं तो बेटे जेल में जाना पड़ सकता है, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। बेटे इट इज मैंडेटरी टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर कंपनीज एक्ट, एवरी कंपनी हैज टू मेंटेन अकाउंट्स। And if you are not a corporate, if you are not a company, if you have this much number of amount of sales, you have to maintain the accounts, it is compulsory as per law, legal requirement compulsory है। इससे भी important, आप ये बताइए जब आपने अपने अकाउंट्स बनाए होंगे तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न, अपनी जीएसटी रिटर्न, अपना टैक्स सुचारू रूप में, बेटर वे में, ऑर्गेनाइज मैनर में पे कर सकते होंगे या नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। तो बेटे फोर्थ पॉइंट, इट हेल्प्स इन कंप्लाइंग विद लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगली आप साउंड रह सकते हैं, आपसे सेबी ने कुछ पूछा आप बता सकते हैं क्योंकि आपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ पूछा आप बता सकते हैं क्योंकि अकाउंट्स बनाए हुए हैं, आपसे जीएसटी वालों ने कुछ पूछा आप बता सकते हैं क्योंकि अकाउंट्स बनाए हुए हैं, आप ऑडिट करा सकते हैं क्योंकि अकाउंट्स मेंटेन है। बेटे हम कर रहे हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग। हमने अभी मीनिंग नहीं किया, हमने अभी फंक्शंस भी नहीं किए, हमने अभी प्रोसेस भी नहीं किया, अभी करना ही नहीं है बेटे। आप पहले जो मैं कह रहा हूं, जैसे कह रहा हूं, आप उसको समझ लीजिए। इट हेल्प्स इन, मतलब अकाउंट्स हेल्प इन मिनिमाइजिंग डिस्प्यूट्स। बेटे लड़ाई झगड़ा जब एक दूसरे के बीच में होता है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि लाला जी ने रामू से 1000 रुपए लेने हैं, लेकिन लाला जी ने कह दिया कि मेरे को 1200 रुपए लेने हैं, तो बताइए रामू और लाला जी के बीच में लड़ाई हो जाएगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, डिस्प्यूट हो सकते हैं। लेकिन अगर लाला जी ने ये सब कुछ मेंटेन किया होगा कि भाई 1000 रुपए इस तरह से बनते हैं, ये पैसे ऐसे हैं, ये आटा है, ये दाल है, ऐसे 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 ऐसे, तो बेटा लाला जी के पास अकाउंट्स अगर मेंटेन होंगे तो डिस्प्यूट कम हो सकते हैं। तो अब आप उसको किसी भी वर्ल्ड वाइड एग्जांपल पे लगा दें, आप रिलायंस जियो का एक प्रीपेड कराते हैं,
पोस्ट पेड कराते हैं, तो आप देखते हैं वो कंप्यूटर में एंट्री होती है। अब वो प्रॉपर्ली अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, किसने कितने बजे तक आपको एसएमएस तक आ जाता है कि भाई आपने इतने बजे ये आपके स्टोर में गए और आपने ये काम किया। इसका मतलब अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं। अगर अकाउंट्स मेंटेन ना हो तो बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है बेटा। तो इट मींस इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग डिस्प्यूट्स। और लास्ट बेनिफिट, वैसे एक दो बेनिफिट्स और भी होंगे, लेकिन मैंने एक मोटा मोटी एक आइडिया देना था कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंट्स। इट असिस्ट मैनेजमेंट। बेटे मैनेजमेंट के पास जब इंफॉर्मेशन आ जाएगी, इसको हम बोलते हैं एमआईएस, कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने खर्चे हो रहे हैं, कितनी आमदनी हो रही है, कहाँ पे एसेट्स हैं, कहाँ लायबिलिटीज हैं, कितना कर्ज है, कर्ज बढ़ तो नहीं गया, लायबिलिटीज कम, एसेट्स कम तो नहीं हो गए, कौन से एसेट्स हैं, इन सभी की इंफॉर्मेशन के बाद आपको क्या लगता है मैनेजमेंट क्या बढ़िया तरह से अपना मैनेज काम, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। तो मैं आपको आज इस क्लास के थ्रू ये बताने वाला हूं कि हम इंट्रोडक्शन टू, हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट कर रहे हैं। हमने पहला चैप्टर शुरू कर दिया है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और उसमें मैंने आज आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है। क्या आइडिया दिया है? कि भाई अकाउंट्स के क्या बेनिफिट्स हैं। धीरे धीरे हम अगली क्लास में और चलेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। बेटे हम जब भी क्लास कंप्लीट करते हैं तो हम 3 बातें बोलते हैं और आपको भी मेरे साथ बोलनी है। बेटे पहली बात ये बोलते हैं, बी हैप्पी। बी हैप्पी, मैं पहली क्लास है इसलिए लिख रहा हूं, बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी जॉली, बी जॉली and be cheerful. Be happy, be jolly, be cheerful. Be happy, be jolly, be cheerful. इन्हीं बातों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे।